हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जीके उड़ान का ये सीरीज नंबर 5वां है, जिसमें हम लोग झारखंड का इतिहास जो कि पार्ट 2 खंड 2 में आता है उसको करेंगे। और इससे पहले हम लोग पार्ट 3 किए हैं, झारखंड की शासन व्यवस्था जो कि था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 झारखंड का इतिहास। पहला चैप्टर है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा है, तो उसका भी कुछ रीजन है। हर राज्य का नाम वो क्यों पड़ा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। तो उसी तरह से झारखंड का नाम झारखंड इसलिए पड़ा है क्योंकि झारखंड में झाड़ी और वन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। और किस काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, चलिए उसको देखते हैं। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण काल। उस टाइम पे झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा जाता था। फिर वायु पुराण, उस टाइम पे मुरंड। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उस टाइम पे मुरुंड। विष्णु पुराण के टाइम पे मुंड। भागवत पुराण के टाइम किक्किट प्रदेश। महाभारत के टाइम पुंडरीक या पशुभूमि। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, उसमें आपका कलिंद देश कहा गया है झारखंड को। 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारीख फिरोज शाही, इसमें आपका ये किताब होगा कुछ, तो उसमें झारखंडी बोला है। तारीख बंगला में भी झारखंड। सियार उल मुख्तरीन में भी, मुतखरीन में भी झारखंड। कबीर जायसी के द्वारा भी झारखंड कहा गया। अकबरनामा के द्वारा भी, अकबरनामा जो था अकबर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक, उसमें भी झारखंडी बोला गया। आईने अकबरी में कोकरा और खंकरा के नाम से जाना गया झारखंड को। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र का किताब था उसमें झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया था। टोलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया। फिर फाहियान के द्वारा कुकुट लाट कहा गया। सॉरी, वेनसांग के द्वारा कीना सुफालाना या फिर कर्ण सुवर्ण कहा गया। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा गया। तुजू के जहांगीरी के टाइम खोखरा कहा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल जो कि 1600 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया। इसमें कुछ पॉइंट है, देखते हैं क्या है। झारखंड प्रदेश का सबसे पहले सर्वप्रथम जो साहित्यिक उल्लेख मिला है वो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपात्र में मिलता है। वेनसांग ने राजमहल का जो एरिया है झारखंड में, आपका संथाल परगना है, राजमहल का एरिया है, तो राजमहल का एरिया के लिए वेनसांग ने कहा कि चिंग कायलो। उनका अपने लैंग्वेज में राजमहल क्षेत्र को उन्होंने कहा कि चिंग कायलो। फिर जो भी पहाड़ी क्षेत्र थे उसको कहा दामिन ए को। ये की चिंग कायलो और दामिन ए को शब्द का प्रयोग जो है वो वेनसांग के द्वारा किया गया था। कैप्टन टैनर, इन्होंने क्या किया, एक सर्वेक्षण किया, उसी के आधार पर इन्होंने दामिने को, जो पहाड़ी क्षेत्र जिसको बोला जा रहा था कि दामिने को, उसकी स्थापना कर दिया कैप्टन टैनर ने सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में। फिर प्राचीन काल में ही जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है झारखंड का, उसको नरीखंड कहा जाता था। और उसके बाद नरीखंड के बाद उसी एरिया को कांकजोल के नाम से भी जाना गया और अभी फ़िलहाल में संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। फिर 1833 ईस्वी आया जिसमें कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई और उस एजेंसी का मुख्यालय जो है वो उसको रांची रखा गया। रांची अभी प्रेजेंट में हम लोग रांची बोलते हैं, जिसका पुराना नाम था बिलकिंसनगंज या तो किशनपुर, इस नाम से जाना जाता था। इसलिए दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई और उस टाइम पे उसका जो राजधानी, उसका जो मुख्यालय था, मेन जो जहाँ पे उसका ऑफिस था वो था विल्किंसनगंज या किशनपुर, जो कि प्रेजेंट में रांची के नाम से जाना जाता है। झारखंड में आदिवासी जो है बाहर से प्रवेश किए हैं, तो कौन से जनजाति किस एरिया में प्रवेश किए झारखंड के, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला जनजाति है असुर जनजाति। असुर जनजाति को ही झारखंड की जो टोटल 32 जनजाति है उसमें सबसे पुरानी जनजाति या प्राचीनतम जनजाति जो है वो असुर जनजाति को ही कहा जाता है। और ये सबसे पहले जनजाति जो है प्रवेश किए थे रांची में, लोहरदगा में और गुमला एरिया में। सबसे पहले ये लोग यही 3 एरिया में ही प्रवेश किए थे बाहर से।
उसके बाद दूसरे एरिया में फैले हैं। फिर दूसरा जो जनजाति आ रहा है बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ये 3 जनजाति जो है इसको एक कैटेगरी में रखा गया। ये कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए। तो कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है उसी का पूर्वी भाग को बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी, और वहीं से होकर ये लोग छोटा नागपुर में, झारखंड के जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसमें प्रवेश किए थे बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति। फिर कोरवा जनजाति के बारे में कुछ आपका लिखित में कुछ डिटेल है नहीं कि वो कहाँ से आए थे यहाँ झारखंड। फिर नेक्स्ट है मुंडा, उराव और हो जनजाति। तो मुंडाओं ने क्या किया था? नागवंश की स्थापना में अपना योगदान दिया था। तो उराव जनजाति जो है वो राजमहल और पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। स्टार्टिंग में जैसे ही झारखंड में आए तो वे राजमहल एरिया और पलामू का एरिया, ये 2 शाखा, 2 ब्रांच में ये लोग बट गए और वहाँ पे जाके बस गए, मुंडा, उराव और हो, जिसमें से उराव जनजाति के बारे में स्पेशली बोला गया कि राजमहल और पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे ये लोग। अगला है आपका चेरो, खरवार और संथाल। 1000 BC ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों और संथालों को छोड़कर झारखंड में जितना भी जनजाति पाया जाता था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में जाके बस गया था। तो यानी 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? चेरो, खरवार और संथाल को छोड़ के बाकी जितनी भी जनजाति, 32 जनजाति में इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो 29 जनजाति जो थे वो लोग छोटा नागपुर में आके बस गए थे। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार हजारीबाग से अब कहाँ हो गया? संथाल परगना के क्षेत्र में हो गया। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 नामकरण टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और झाड़ी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड प्रदेश का झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले उल्लेख जो है किस काल में मिलता है? तो 13वीं सदी में ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले झारखंड शब्द का, झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला है? तो 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कीकाटा नाम, देशो अनार्थ। ऑप्शन नंबर सी। कुक्कुट लाट जो है वो फाहियान के द्वारा बोला गया था। झारखंड तो 6 वैसे थे, जिसमें से 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड लिखा था, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे बंगला, सियार उल मुतखरीर, इसमें भी झारखंडी लिखा था। कबीर और जायसी के द्वारा भी झारखंडी बोला गया था। अकबर का जो अकबरनामा था उसका खुद का जीवनी, तो उसमें भी झारखंडी लिखा गया था। मुरंड जो था वो वायु पुराण में वाले काल में, और इस तरह से ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटा नाम, देशो अनार्थ के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया? अब झारखंड को झारखंड न कह के ब्रात्य कब कहा गया? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कीकाटा नाम, देशो अनार्थ, फिर आते हैं अथर्ववेद में ब्रात्य के नाम से जाना गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजाति जो थे उसके लिए उन्हें असुर कहा गया। झारखंड की जनजातियों को असुर के नाम से ये शब्द से जाना गया, प्रयोग किया गया यहाँ की जनजातियों के लिए वैदिक साहित्यों में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या सीसनो देवा कहा गया? तो ऋग्वेद में ही जो भी असुर थे, असुरों को लिंग पूजक या फिर सीसनो देवा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है, झारखंड खोखरा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है चलिए उसको भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब आए थे उस टाइम पे छोटा नागपुर कहा गया था पूरे झारखंड को, तो ये 1600 ईस्वी में हुआ।
फिर झारखंड के लिए तो अभी भी देखिए 6 ऐसे टाइम थे उस समय पे उन्हें झारखंडी कहा गया। कुकुट जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य का जो काल चल रहा था उस टाइम पे कुकुट के नाम से जाना गया, कुकुट या फिर कुकुट देश। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया। तो आंसर हो गया कुकुट या कुकुट देश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया। तो पुंड्र नाम से किस में किया गया था, ऐत्रेय ब्राह्मण, जो पहला स्टार्टिंग का जो काल था ऐत्रेय ब्राह्मण काल, उसी टाइम पे पुंड या फिर पुंड्र के नाम से झारखंड को जाना जाता था। वायु पुराण में था मुरंड, भागवत पुराण में था किक्कट प्रदेश, विष्णु पुराण में था मुंड, विष्णु पुराण मुंड, वायु पुराण मुरंड और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया। तो झारखंड को झारखंड न करके किसी दूसरे नाम से, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी भी देखिए, इसमें क्या कहा गया था, कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना गया था। लेकिन अकबरनामा, तारीख बंगला, तारीख फिरोजशाही, इन तीनों में झारखंडी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया, मुंडल, ऑप्शन नंबर डी। कलिंग देश, ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृति के टाइम, खुखरा जो है वो आपका मुगल काल में था। ये खुखरा या कुकरा दोनों ही मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 13, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना गया है झारखंड को, ऑप्शन नंबर बी। मुंड जो है वो किस में था, मुंड विष्णु पुराण में था। फिर पुंड या पुंड्र जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में था। और पुंडरिक किस में था, पुंडरिक या पशुभूमि, दोनों ही महाभारत, पुंडरिक या पशुभूमि जो था वो महाभारत के काल में, लेकिन मुरंड जो है वो वायु पुराण। क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आ गया खोखरा तुजू के जहांगीरी। फिर मुरंड जो है वो वायु पुराण। फिर पुंडरिक या पशुभूमि महाभारत, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया। तो फाहियान के द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाड कहा गया, कुक्कुट लाड। फिर से इसको भी देख लेते हैं, बार बार जितना बार हम लोग इसको पढ़ेंगे ना उतना अच्छे से हमें याद हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से सब पूरा सुनिए, ऑप्शन के थ्रू सारा याद कीजिए ताकि अच्छे से याद रहे, एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो अब आते हैं मुंडल तो आपका टोलमी के द्वारा, छोटा नागपुर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, और किक्कट प्रदेश कब था, भागवत पुराण में, किक्कट प्रदेश आपका भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया फाहियान के द्वारा कुक्कुट लाड। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तो ये तो किक्कट प्रदेश, तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, झारखंड को किक्कट प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया। तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के काल के समय छोटा नागपुर कहा गया था झारखंड को। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इतिहासकार बुकानन, ये एक इतिहास लिखने वाले इतिहासकार थे जिनका नाम बुकानन, उन्होंने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने क्या किया, बनारस जो यूपी में है वहाँ से लेकर बीरभूम जो कि वेस्ट बंगाल में है वो पूरा एरिया को, संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में कहकर उसके बारे में कुछ जो भी इतिहास लिखे हैं, कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखे होंगे। तो इस तरह से इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे के बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में रांची का पुराना नाम क्या था, किशुनपुर या विल्किंसनगंज था, तो इसलिए जिसे कि बाद में रांची के नाम से जाना गया वो था किशुनपुर या विल्किंसनगंज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड शब्द का जो पहला पुरातात्विक प्रमाण है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से।
क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में तो झारखंड को पशुभूमि या पुंडरीक कहा जाता था, और उस टाइम पे आपका जरासंध निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट, जरासंध क्या था? बृहद्रथ वंशी सम्राट थे, उसके अधिकार क्षेत्र में ये था। झारखंड जो था वो इसके क्षेत्र में था, इस सम्राट के अधिकार के क्षेत्र में था, तो वो था जरासंध के अधिकार के क्षेत्र में था झारखंड। क्वेश्चन नंबर 22, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरीक या पशुभूमि कहा गया है झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? फिर से वही क्वेश्चन, तो ये पशुभूमि या फिर पुंडरीक, जो ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उस अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आ रहा है तो उस टाइम पे मुरुंड के नाम से, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, मुरंड लिखा हुआ, बट मुरंड नहीं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, और मुरंड जो था वो वायु पुराण में था, वायु पुराण वाले काल में मुरंड था, तो आंसर हो जाएगा मुरुंड। अब ऑप्शन में और दूसरा वैसा कोई मुरुंड वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी को एक टिक कर देंगे। और वो आपका मिस्टेक किया है, प्रिंट मिस्टेक है, एग्जाम में भी यदि प्रिंट मिस्टेक ऐसा आता भी है तो आपको जो उससे रिलेटेड दिखे उसी को टिक करना है, आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो तारिक ए फिरोज शाही में तो झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारिक ए बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सियार उल मुतखरीन, इसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वेनसांग ने झारखंड को कहा किलो ना सूफा लाना, किलो ना सूफा लाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो पद्मावत में, पद्मावत एक ग्रंथ का नाम है जिसमें झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का ही ग्रंथ है ये पद्मावत, जिसमें झारखंड का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो जो भक्ति काल चल रहा था उस टाइम कबीर दास नामक कवि ने अपने दोहे में झारखंड का भी उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जब मुगलों का शासन चल रहा था उस टाइम पे झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा या खंकरा का नाम यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांगजुल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना वाला एरिया को पहले प्राचीन काल में नरीखंड कहा गया, और नरीखंड के बाद कांगजुल के नाम से जाना गया, और उसके बाद अभी जो है प्रेजेंट में उसको संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस राजा के ताम्र पात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंह देव द्वितीय या अशोक समुद्रगुप्त, मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले अशोक के द्वारा ही, ये अशोक के ही ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, नरसिंह देव द्वितीय। अब आगे भी एक क्वेश्चन है जिससे ये क्लियर हो रहा है कि अशोक ही होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो यहाँ इस झारखंड को कर्क खंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जनजाति बहुत सारी, 33 जनजाति, टोटल 32 जनजाति है, टोटल 32 जनजाति है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जनजाति है। तो जनजातियों की अधिकता के कारण ही झारखंड को कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कहा गया। और छोटा नागपुर को और क्या कहा जाता है? कर्क सुवर्ण, कर्क सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से भी संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में आपका झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा चैप्टर है इसमें प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो वह काल जिसका कोई लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिला है उसको, उस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और ये पूरी तरह से आपका जो भी साक्ष्य मिला है वो कोई भी बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं बट लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये काल हो गया प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक समय जो है वो उस समय को पूरा पाषाण काल कहा गया। उसके बाद वाला जो काल है उसको मध्य पाषाण काल कहा गया। उसके बाद वाला को नव पाषाण काल कहा गया। फिर नव पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। एक ताम्र पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लोह युग। मतलब इसमें क्या हो रहा है, तांबा का कैसे पत्थर और तांबा उसका कैसे लोग यूज़ किए हैं, जो हमारे पहले के लोग थे, पूर्वज थे, वो लोग कैसे यूज़ किए। फिर कांसा का कैसे यूज़ किए, तो कांस्य युग में। फिर लोहा का कौन लोग यूज़ किए स्टार्टिंग में, तो वो लोह युग में। इस तरह से उनका डिटेल है। चलिए पहला काल आते हैं पूरा पाषाण काल। तो इसका काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 जो ईसा पूर्व था उसी बीच को बोला जाता है पूरा पाषाण काल। उस टाइम पे लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, जिसको कि आखेटक बोला जाता है। आखेटक या शिकारी थे उस टाइम, और अपने खाने का जो संग्राहक थे, अपना खाना जुगाड़ करते थे, शिकार कर करके अपना खाना का इकट्ठा करते थे, खाते थे। उन्हें खेती बाड़ी, जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। इस तरह से कृषि का ज्ञान जो था उस टाइम पे लोगों को नहीं था। पशु कैसे पाला जाता है उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पशुपालन भी प्रारंभ नहीं किए थे। और आग की जानकारी थी कि वो आग है, बट उसका यूज किस में करना है, कैसे करना, वो उन्हें नहीं पता था। तो इसके जो अवशेष मिले हैं वो हजारीबाग से मिले हैं, बोकारो से, रांची से, देवघर से, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और आदि और भी बहुत सारी जगहों से मिले हैं। बट मेनली जो है सबसे ज़्यादा अवशेष जो मिले हैं वो इन्हीं जगहों से मिले हैं। फिर दूसरा काल आया मध्य पाषाण काल, और ये काल था आपका इसके बाद का काल। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। उस टाइम पे इन्हें पशुओं को पालना आ गया था, इसलिए पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका अवशेष इन्हें इस जो भी लोग उस टाइम पे जो भी करते थे वो अवशेष जो मिला है वो दुमका से, पलामू से, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। और फिर तीसरा आपका काल आया नव पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उस टाइम तक उन्हें खेती करना भी आ गया, यानी कृषि की भी शुरुआत हो चुकी थी, और आग का प्रयोग भी उन्हें करना आता था उस टाइम, और कुंभकारी का भी प्रारंभ हो चुका था। इसका जो अवशेष है वो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। फिर आते हैं अब नव पाषाण में ताम्र पाषाण काल किसको बोलते हैं इसके अंदर? तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच को ताम्र पाषाण काल कहा गया। और यह काल जो है वो हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात का काल तीनों से जुड़ा हुआ है। ताम्र पाषाण काल जो है, हम लोग एक हड़प्पा काल भी सुने हैं, तो उस हड़प्पा काल से पहले का एक काल और हड़प्पा के बाद का, ये तीनों काल को जोड़ के ये तीनों जो है वो ताम्र पाषाण काल में ही आ रहा है। और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग इस काल में शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र, तांबा और पाषाण, पत्थर दोनों का यूज होना शुरू हो गया, इसीलिए इस काल का नाम पड़ा है ताम्र पाषाण काल।
और मानव द्वारा जो प्रयोग की गई पहली सबसे पहली धातु थी, मेटल थी, वो क्या थी? तांबा ही था, कॉपर ही था। और झारखंड में इस काल का जो केंद्र बिंदु था, पूरे झारखंड में जैसे कि अभी केंद्र बिंदु देखा जाए तो रांची है, क्योंकि यहाँ की राजधानी है। तो उसी तरह से मेन जो था झारखंड में केंद्र बिंदु जिसको कहा गया था वो था सिंहभूम। अभी जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये जो था ये एक ही सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। तो यही आपका ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था। और इस काल में असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति जो थे, ये तीनों जनजाति तांबा को गलाते थे और तांबा से रिलेटेड जो भी उपकरण है उसको बनाने की कला से वो लोग परिचित हो चुके थे। इसलिए वो लोग तांबा से रिलेटेड सारे जितने भी उपकरण थे उसको बनाते थे, बेचते थे। तो ये कौन कौन जनजाति करता था? असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति। फिर अगला है कि झारखंड के कई स्थान से तांबा की कुल्हाड़ी मिली है और हजारीबाग का जो एक जगह है बाहरगंडा, वहाँ से तांबे का 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। खान तो अभी नहीं है, बट खान था वहाँ पे, इस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो अवशेष मिला है। तो हजारीबाग के बाहरगंडा नामक जगह से तांबे का 49 खानों की अवशेष जो है वो प्राप्त हुई है। और बहुत सारे स्थानों से झारखंड के तांबा का कुल्हाड़ी भी मिला है। फिर दूसरा जो नेक्स्ट युग आता है नवपाषाण में, वो है कांस्य युग। और तांबे में टीन को मिलाकर अब लोग क्या करते थे? कांसा का निर्माण करते थे और उससे बने जो भी उपकरण है उसका प्रयोग करते थे खुद के लिए भी। तो छोटानागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इस तरह से कांस्य युगिक औजारों का प्रारंभकर्ता कौन थे? तो असुर और बिरजिया। उसमें असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये तीन जनजाति ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड है। ये लोग ही काम करते थे, असुर, बिरजिया और बिरहोर। अब आते हैं असुर और बिरजिया, ये दो जनजाति जो थे वो अब कांस्य युग का भी प्रारंभ यही किए, तो इसलिए इन दोनों जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। फिर जो लास्ट युग था वो था लोह युग। तो लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसी वजह से इस युग का नाम लोह युग पड़ा। इसमें भी यही दोनों जनजाति, असुर और बिरजिया जनजाति ही लोहा से युक्त जो निर्मित औजार थे उसको बनाते थे, इसलिए इन्हें लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता कहा जाता था, असुर और बिरजिया जनजाति को। और असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया, यानी कि अच्छे से अच्छा लोहा का कोई टेक्निक बने या कोई औजार बने, उस चीज़ का विकास किया था। इस युग में झारखंड का संपर्क जो था बस झारखंड में ही अंदर ही नहीं था, ये विदेश बस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ही इनका आना, मतलब कोई भी सामान जो बनाते थे उसको बेचते थे, ऐसा नहीं था। ये जैसे अभी होता है आयात निर्यात विदेशों में, वैसे ही उस टाइम पे भी था, उस युग में भी था। तो इस तरह से सुदूर विदेशी राज्यों से भी था झारखंड का संपर्क। झारखंड में जितने भी निर्मित लोहा जो निर्मित होता था उसको मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। जो मेसोपोटामिया, जो कि अभी इराक के नाम से जाना जाता है, वहाँ भेजा जाता था, जहाँ की दशमीक में, अब मेसोपोटामिया में एक जगह है दशमीक जो कि सीरिया का राजधानी है, वहाँ दशमीक में इस लोहा का यूज़ करके वो लोग तलवार का निर्माण करते थे। तो इस तरह से आयात और निर्यात दोनों चलता था। यहाँ ये क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है, यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा था लोहा। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। अब कुछ स्थान है झारखंड के जहाँ से हमें कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। क्या क्या अवशेष मिले हैं वो टेबल को देखते हैं। पहला है कि बड़े पत्थरों पे आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें कि आदि मानव अब कुछ चित्र बनाए हैं, या खुला सूर्य मंदिर है, सेल चित्र दीर्घा है, ये सब चीज़ का अवशेष मिला। ये कहाँ से मिला है? तो ये हजारीबाग के इसको वाले जगह से मिला। इसको जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ से ये इसका जो पुरातात्विक अवशेष है वो मिला है। दूसरा अवशेष है बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की जो 4 आकृति है, 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप है और काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की एक खंडित प्रतिमा, यानी टूटी हुई प्रतिमा है। काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की एक टूटी हुई प्रतिमा है, ये भी मिली है। तो और बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। तो ये सब कहाँ मिला है? हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ में। सीतागढ़ा पहाड़ में मिला है जो कि हजारीबाग में है। फिर 8वीं शताब्दी के जो अभिलेख है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख वो हजारीबाग के दूध पानी में मिला है।
शिवलिंग, शिवलिंग कहाँ मिला? हजारीबाग के दुमदुमा से मिला है शिवलिंग। फिर आखेट या शिकार के चित्र जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, तो ये सब शिकार का चित्र जो है वो गढ़वा के भवनाथपुर से मिले हैं। फिर तीनों पाषाण कालों के औजार, जो 3 पाषाण काल है, ये तीनों पाषाण काल का औजार कहाँ से मिला है? पलामू प्रमंडल से मिला है। फिर पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके, ये भी आपका सिंहभूम से मिला है और सिंहभूम के बारूडी से मिला है। फिर 7वीं शताब्दी की जो जैन मूर्तियां थी वो भी सिंहभूम से ही मिला है और सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। फिर अगला है हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, ये सब भी आपका सिंहभूम से ही मिला है और सिंहभूम के बोनगरा नामक जगह से मिला है। नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदु भांड, ये आपका सिंहभूम के बानाघाट से मिला है। कांसे का प्याला जो है वो लोहरदगा से मिला है। तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक नामकुम रांची से मिला है। तांबे की सिकड़ी, चेन और कांसे की अंगूठी जो है वो मुरद से मिला है। कब्रगाह के अवशेष जो है वो लूपगढ़ी जो कि हजारीबाग में है वहाँ से मिला है। कब्रगाह के अवशेष लूपगढ़ी से। और आदि मानव के निवास, मतलब आदि मानव रहते थे, उसका जो साक्ष्य है वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिला है। फिर पॉइंट एक है कि इसको जो हजारीबाग में है उसके शैल चित्र दीर्घा में किस चीज़ का चित्र अंकित है? नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो सबसे पुरानी जनजाति है असुर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो आपका 2 जनजाति है, असुर और बिरजिया जनजाति। इन दोनों जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, ये तो सही है। दूसरा, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर और रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि लंबे समय तक ये क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये तो मेसोपोटामिया तक निर्यात होता था लोहा, तो इस तरह से बाहरी दुनिया से ये जुड़ा हुआ था, व्यापार का काम चलते रहता था उस टाइम में भी, तो इस तरह से ये जो कथन है वो असत्य है। लंबे समय तक ये क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, नवपाषाण काल में प्राप्त जो 12 हस्तकुठार है, हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार झारखंड का जो छोटा नागपुर प्रदेश है उसमें पाया गया है? तो 12 का 12 ही हस्तकुठार झारखंड से ही मिला है और झारखंड के छोटा नागपुर वाले जगह से ही मिला है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो ताम्रपाषाण काल यानी तांबा और पत्थर दोनों का नॉलेज जिस काल में था उस टाइम पे जो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था वो सिंहभूम था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो ये तांबे का 49 खानों का अवशेष जो है वो हजारीबाग से मिला है और हजारीबाग के बाहर गंडा नामक स्थान से मिला है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो सेम जिसको कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है असुर और बिरजिया, इन दोनों ही जनजाति को लोहयुगीन औजारों का भी प्रारंभकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका पहला ही था, पहला पॉइंट ही था, इसको जो कि हजारीबाग में स्थित है और इसको से ही आपका झारखंड में जो नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव का पुरातात्विक काल का चित्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से बुद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुद्ध मठ के अवशेष सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं?
तो किस स्थान से? भवनाथपुर गढ़वा में जो है जगह, गढ़वा में एक जगह है भवनाथपुर, उसी स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र यानी शिकार किए हैं वैसा कोई चित्र है जो कि प्राप्त हुए हैं, और जिनमें हिरन, भैंसा जैसे आदि पशुओं का चित्र भी दिया हुआ है। गढ़वा, भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां बेनू सागर नामक जगह से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपका पुरातात्विक अवशेष जो कि है इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है वो है खुला सूर्य मंदिर, भी वहीं से प्राप्त हुआ है, और बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो भी आपका इसको हजारीबाग से ही प्राप्त हुआ है। शैल चित्र दीर्घा भी इसको हजारीबाग से ही प्राप्त हुआ है। कब्रगाह के जो अवशेष है वो आपका हजारीबाग इसको से प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपका लूपगढ़ी से प्राप्त हुआ है। हजारीबाग में एक लूपगढ़ी नामक जगह है, वहां से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ये तो सही है। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। और दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये आपका गलत है। दुमदुमा से क्या मिला था? दुमदुमा से शिवलिंग मिला था, ठीक है। दुमदुमा जो था, दुमदुमा आपका हजारीबाग में है और यहाँ से शिवलिंग मिला था। और 8वीं शताब्दी का अभिलेख जो है वो हजारीबाग के दूध पानी से मिला था। हजारीबाग के दूध पानी से मिला था 8वीं शताब्दी का अभिलेख। तो इस तरह से ये कथन गलत है। बोनगरा से हाथ से बने मृदु भांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बोनगरा यानी सिंहभूम का ही एरिया है और ये भी सही है, मृदु भांड और पत्थर के मनके मिले थे। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो पूर्व पाषाण काल है, इसी काल में सबसे पुराने अवशेष जो वो प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो मानव द्वारा जो निर्मित पत्थर का औजार है वो हजारीबाग नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। दूसरा है यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई, ये तो सही है। फिर यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए, ये भी सही है। पहला ऑप्शन जो है भूल भुलैया जैसी आकृति, ये थ्योरी में नहीं है बट क्या है कि हाँ ये भी है, भूल भुलैया जैसी आकृति भी इसको जो हजारीबाग में है वहाँ से मिला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी कथन सत्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिले का भवनाथपुर वाला जगह है, भवनाथपुर स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं मिली है और दुर्लभ शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं भवनाथपुर गढ़वा से। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग का जो लूपगढ़ी है वहां से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदु भांड के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम का जो बोन नगरा है उस जगह से हाथ से बना हुआ मृदु भांड का अवशेष, पत्थर का मनका यानी पत्थर से बना हुआ जैसे नेकलेस वगैरह होता है वैसे ही मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं सिंहभूम के बोन नगरा से। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो प्रागैतिहासिक कालीन जो कांसे का प्याला है वो लोहरदगा जिला से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के किस स्थान से 4 पाई जाने वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है?
तो झारखंड का एक जगह था पांडु, पांडु नाम का जगह, जहाँ पे चार पाई वाली मतलब 4 पैर वाली एक चौकी है जो कि पत्थर की बनी हुई है, वो मिला था पांडु से। और जिसको कि पटना उस टाइम पे बिहार था ये पूरा झारखंड, तो इसलिए वहाँ पे अब क्या हुआ, जो मिला अवशेष को कहाँ रखा जाएगा, किसी संग्रहालय में रखा जाएगा। और पूरे बिहार का संग्रहालय जो था, कुछ भी मिले पुरातात्विक जो भी अवशेष मिले तो वो सब पटना संग्रहालय में रखा जाता है। तो इस तरह से जो पांडु है, किस स्थान से, पांडु नामक स्थान से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी जो है वो मिली, जिसे कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो वही सेम पांडु नामक स्थान से क्या हुआ, मिट्टी का दीवार मिला, मिट्टी के कलश मिले और तांबे का औजार भी प्राप्त हुआ है पांडु नामक स्थान से। क्वेश्चन नंबर 23, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा, हाँ, खुला सूर्य मंदिर कहाँ पे मिला था? इसको में ही, इसको हजारीबाग में, वहीं से आदि मानव द्वारा जो निर्मित एक विशाल खुला सूर्य मंदिर है वो भी प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये हजारीबाग जिला में एक बाहरगंडा नामक जगह है, वहां से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो कब्रगाह के अंदर से तांबा का आभूषण और पत्थर का भी, वही आपका ज्वेलरी जो है, मनका जो है, वो सब चीज़ प्राप्त हुआ है, वो लूपगढ़ी हजारीबाग से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, रांची जिला के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो रांची जिला का नामकुम नामक स्थान से तांबा, लोहा का औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के लोहरदगा नामक जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भगवान बुद्ध की भूमि को छूते हुए स्पर्श मुद्रा में, उस मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, वो लातेहार का पलामू किला नामक स्थान से मिला है। आपका नेक्स्ट है झारखंड में धार्मिक आंदोलन, ये नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।